हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग आपके सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज से वीडियो में हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, सभी के सभी टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बहुत ज्यादा आसान भी है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग थ्योरेटिकल टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि वीडियो में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और एज़ोट्रॉप्स क्या होता है। और इन टॉपिक से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए गए हैं, उस क्वेश्चन को भी हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, कहता है कि दिस सॉल्यूशन विच ओबे राउट लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, कहता है कि ऐसा कोई सॉल्यूशन जो राउल लॉ को ओबे करे, राउल लॉ को फॉलो करे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। मेरे साथ साथ बोलिए, ऐसा कोई सॉल्यूशन जो राउल लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब बोलोगे सर, राउल लॉ को फॉलो करता है, इसका क्या मतलब है। आपने राउल लॉ का फॉर्मूला पढ़ा होगा। हाँ, वो फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है कि जो P1 होता है वो इक्वल होता है P1 नॉट इंटू x1 के ना। कहता है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है उसके प्योर वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन का प्रेशर P1 नॉट x1 के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो राउल लॉ को फॉलो करता है, और राउल लॉ को फॉलो करेगा तो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होता है। इसके अलावा आइडियल सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो डेल्टा V की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है, और डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, वो भी आपकी 0 होती है। इसके अलावा बच्चों इसमें क्या होता है, सॉल्यूट में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और सॉल्वेंट में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इक्वल होता है किसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट का मतलब क्या है, इसको बारी बारी से समझाते हैं। देखो, डेल्टा V इज इक्वल टू 0 का मतलब यह है कि डेल्टा V को बोला जाता है चेंज इन वॉल्यूम। क्या बोला जाता है, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू 0 होता है, इसका क्या मतलब है, आइए आपको एग्जांपल की मदद से समझाते हैं। देखो, मान लीजिए आपके पास A कोई सॉल्यूट है, ठीक है, अब B आपको कोई सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते तो क्या होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ओके, मान लीजिए हमने 10 ml क्या ले लिया, सॉल्यूट। ओके, और हमने 40 ml क्या ले लिया यहाँ पे, सॉल्वेंट। ओके, तो मिलाने से पहले, दोनों को मिक्स करने से पहले हम लोगों ने नेट वॉल्यूम कितना लिया, नेट वॉल्यूम कितना लिया, 50 ml। ठीक है, अब इन दोनों को जो हम लोगों ने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद देखा जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो भी कितना आया, 50 ml। तो बताओ इसके लिए डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा V का मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम का मतलब है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है बच्चों, 50 ml, और शुरू में हमने लिया भी कितना था, 50 ml। यानी जितना आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेंगे उतना ये सॉल्यूशन बनेगा, तो उसमें क्या बोलते हैं कि डेल्टा V का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। अब समझो, डेल्टा V 0 आने का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, यानी कि मिक्सचर को मिलाने के बाद जो वॉल्यूम आता है और उससे पहले जो वॉल्यूम होता है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो मिलाने से पहले, मिलाने के बाद अगर दोनों का वॉल्यूम सेम आएगा तो इसका मतलब डेल्टा V क्या होता है, 0 होता है। डेल्टा V 0 होने का मतलब यह है कि आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं होता है, जितना वॉल्यूम पहले होता है उतना ही वॉल्यूम मिलाने के बाद भी होता है। ठीक है, आई होप तो समझ गए होंगे। डेल्टा V 0 का मतलब कि सॉल्यूशन जब बनता है तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। और डेल्टा H 0 का मतलब क्या होता है, देखो इसको भी समझा देते हैं। देखो, डेल्टा H की 3 वैल्यू होती है, एक तो डेल्टा H होता है पॉजिटिव, और एक होता है डेल्टा H क्या होता है, निगेटिव होता है, और एक होता है डेल्टा H 0। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव का मतलब होता है, डेल्टा पॉजिटिव का मतलब होता है उसमें रिएक्शन में जो हीट होता है बच्चों, एब्जॉर्ब होता है। हीट अगर एब्जॉर्ब होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर डेल्टा H निगेटिव है, इसका मतलब वो उसमें हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब डेल्टा H 0 का मतलब ही है, डेल्टा H 0 का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज होता है ना एब्जॉर्ब होता है, यानी न एंडोथर्मिक होगा नहीं एक्सोथर्मिक होगा, तो इसलिए डेल्टा H का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यानी जब कोई आइडियल सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन में नहीं हीट रिलीज होता है नहीं हीट एब्जॉर्ब होता है, इससे डेल्टा H की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब समझ लो जी। देखिए, यहाँ भी जो ए है ये सॉल्यूट के पार्टिकल है, ठीक है,
और जो BB है ये आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो आपका जो AB बनता है ये आपका सॉल्यूशन के पार्टिकल है। तो आइडियल सॉल्यूशन की खास बात ये होती है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉल्यूशन में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होता है। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन के पार्टिकल के बीच में होता है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में होता है, तो ये होता है आइडियल सॉल्यूशन की पूरी पूरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज जान लीजिए। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, राउल लॉ का फॉलो करता है, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 के बराबर होता है, और चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, चेंज इन एंथैल्पी 0 होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉल्यूशन में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल को भी पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होने वाले हैं। ओके, तो आइए पढ़ते हैं एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के कौन से एग्जांपल है, जब एन हेक्सेन को एन हेप्टेन में मिक्स करते हैं जो सॉल्यूशन होता है वो आपका आइडियल सॉल्यूशन बनता है। इसके अलावा ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन के मिक्स करते हैं तो वो भी आपका आइडियल सॉल्यूशन बनता है। बेंजीन और टॉल्यूइन के मिक्स करते हैं तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो आपके एनसीईआरटी में 3 ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपके आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो आपके एमसीक्यूज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सीधे क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल को अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम्पल से रिलेटेड कई बार आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। अब आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने के बाद आइए इसके ग्राफ को थोड़ा देख लेते हैं कि भाई एनसीईआरटी में जो ग्राफ प्लॉट किया गया इसका क्या मतलब है। ठीक है, देखो ये जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों, ये आपका किसके इक्वल होता है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं, और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। इसके लिए ग्राफ को प्लॉट करेंगे, और P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू x2, इसके लिए ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो इन दोनों फार्मूले की मदद से हमने इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, ग्राफ कैसे प्लॉट किया गया इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो भाई पहले क्या करिए, 2 लाइन को इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा सीधा लाइन रहना चाहिए। ओके, चलिए लाइन को ड्रॉ कर दिए। अब देखो होता क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है। हमें पता है जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है बच्चों किसकी इक्वल होती है, हाँ, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो आप मान लीजिए एक अगर मोल फ्रैक्शन है तो उसकी वैल्यू 0 से लेके कहाँ होती है, 1 के बीच में होती है। हाँ, आपको जो मोल फ्रैक्शन होता है हमें पता है x1 प्लस x2 कितना होता है आपका, 1 के बराबर होता है ना। यानी जब नेट मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगी। अगर हमारा XA यानी पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 से लेके 1 के बीच में होगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे XB के बारे में तो उसका भी मोल फ्रैक्शन क्या होगा, उसका भी मोल फ्रैक्शन जो होगा 0 से लेके 1 के बीच में होगा। ठीक है, यानी जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो A का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा, जब आपको राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो B का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा। तो चाहे XA हो चाहे XB हो, दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होता है 0 से लेके 1 के बीच में होता है। ठीक है, अब देखिए हमने फार्मूला पढ़ा था P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। जो ये आपका जो ग्राफ होता है वो y इज इक्वल टू ms प्लस c का ग्राफ जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से अगर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ग्राफ क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता है। ठीक है, और जहां पे बच्चों ग्राफ कट करता है ये आता है आपका PA नॉट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम लोग XB और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो जो लाइट होता है वो भी क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता है। अब क्योंकि ये आपका B का मोल फ्रैक्शन है तो जो ग्राफ को कट करता है वो आपका PB नॉट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जब इन दोनों ग्राफ को आप ज्वाइन कर देंगे, जब PA नॉट और PB नॉट के ग्राफ को आप ज्वाइन कर देंगे तो ये जो आपको लाइन मिलता है यहाँ पे आपको टोटल प्रेशर मिलता है, और टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, P1 प्लस P2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यही सेम टू सेम ग्राफ बना है, बिल्कुल टैली कर सकते हैं। ओके, तो ये जो आपका लाइन दिख रहा है आपका A का मोल फ्रैक्शन है, ये B के मोल फ्रैक्शन का ग्राफ को प्लॉट किया गया है। एक बात और बता देना चाहते हैं, हम लोग जो एक्स एक्सिस होता है उसमें हम लोग मोल फ्रैक्शन लेते हैं, जो वाई एक्सिस होता है इसमें हम लोग वेपर प्रेशर लेते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर का ग्राफ प्लॉट किया है, फार्मूला ये है, तो इस तरीके से ग्राफ आता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं।
देखो, आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने के बाद आइए भाई हम लोग जान लेते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन का बिल्कुल उल्टा होता है। आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है? रॉल्ड लॉ को फॉलो करता है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? रॉल्ड लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो मेरे साथ साथ बोलिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा कोई सॉल्यूशन जो रॉल्ड लॉ को फॉलो नहीं करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और ये देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या कहता है। The solution which do not obey Rolle's law over the entire range of concentration is called नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कह रहा है कि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो रॉल लॉ को ओबे नहीं करता, रॉल लॉ को फॉलो नहीं करता, उसी को हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें और बता देना चाहते हैं, थोड़ा देखिए। रॉल लॉ मुझे हम लोगों ने पढ़ा था, आइडियल सॉल्यूशन में क्या पढ़ा था? इन सब की वैल्यू क्या थी? जीरो की इक्वल थी। ठीक है, सबकी वैल्यू देखिए जीरो के इक्वल है ना। अब जो भी चीज यहाँ पे इक्वल है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वहां पे क्या लगाना है? डज नॉट इक्वल। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है? देखो, रॉल लॉ को फॉलो करने का मतलब ये है बच्चों कि जो सॉल्यूशन में लगने वाला प्रेशर है वो कभी भी आपका P1 नॉट और X1 के बराबर नहीं होगा। जो सॉल्यूशन का प्रेशर P1 नॉट X1 के बराबर नहीं होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो रॉल लॉ को फॉलो करने का मतलब ये होता है इन दोनों की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं आ सकती। ठीक है, इसके अलावा आइडियल सॉल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था जो चेंज इन वॉल्यूम था वो क्या था? आपका जीरो था। लेकिन इसमें जो चेंज इन वॉल्यूम है जीरो नहीं होगा, इसमें कुछ और ही वॉल्यूम का चेंज आता है। इसके अलावा डेल्टा एच की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करें तो वो भी क्या होगा? जीरो के इक्वल नहीं होता है। इसके अलावा जो इसमें सॉल्यूट में लगने वाला फोर्स था और आपका सॉल्वेंट में लगने वाला फोर्स था, वो सॉल्यूशन में लगने वाले फोर्स के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी चीज आइडियल सॉल्यूशन का हम लोगों ने केस में पढ़ा था वो सारा का सारा इसमें क्या होता है? इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसमें सबकी वैल्यू इक्वल थी, इसमें डज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है। ठीक है, अब थोड़ा समझिए कि यहाँ पे डेल्टा बी डज नॉट इक्वल टू जीरो से क्या मतलब है? इसका मतलब है जो भी वॉल्यूम का चेंज आएगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। जीरो के बराबर नहीं होगा, ऐसा क्या मीनिंग निकलता है? आइए समझाते हैं। अगेन कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ए कोई सॉल्यूट है, ठीक है, और बी कोई सॉल्वेंट है, दोनों आपस में मिलते हैं तो आपका सॉल्यूशन फॉर्म होता है। ओके, अगेन मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 10 ml सॉल्यूट लेते हैं और 40 ml क्या लेते हैं? सॉल्वेंट लेते हैं। लेकिन जो सॉल्यूशन बनता है मान लीजिए वो आपका 51 ml का सॉल्यूशन बना। ठीक है, तो शुरू में हम लोगों ने वॉल्यूम कितना लिया? 40 + 10 आपका 50 ml का सॉल्यूशन लिया। इसे हम लोग क्या मान लेंगे? शुरू का वॉल्यूम V1। अब मिलाने के बाद जो वॉल्यूम बनता है उसको हम लोग क्या मान लेंगे? V2। और डेल्टा V कैसे निकालेंगे? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल माइनस क्या हो जाएगा? इनिशियल। तो मिलाने के बाद कितना बना? 51। मिलाने से पहले कितने थे? 50। तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा, 1 ml। तो डेल्टा वी की वैल्यू 1 ml का मतलब क्या होता है? डेल्टा वी जो होता है जीरो नहीं है, जीरो नहीं बल्कि कितना है? 1 आता है। तो वही कहने का मतलब ये है कि जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है वो कभी भी इसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बराबर नहीं होता है। यानी मिलाने से पहले और मिलाने के बाद जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है वो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, तो डेल्टा वी जीरो का मतलब जीरो नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या होता है? बिल्कुल डिफरेंट आता है। ठीक है, और डेल्टा एच जीरो का बराबर नहीं है, इसका मतलब जो डेल्टा एच जीरो के इक्वल ना है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो डेल्टा एच क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो डेल्टा एच क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव, और लेस देन जीरो का मतलब होता है डेल्टा एच निगेटिव होता है। ओके, पॉजिटिव का मतलब वही है, रिएक्शन कैसा है आपका? एंडोथर्मिक है, और नेगेटिव का मतलब रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक है। यानी जब भी आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है या तो हो सकता है उसमें हीट एब्जॉर्ब हो या तो हो सकता है इसमें हीट रिलीज हो। तो ऐसा कोई आपका प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है वो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट में लगने वाला फोर्स होता है वो सॉल्यूशन में लगने वाले फोर्स से डिफरेंट होता है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी चेंज आता है। ओके, तो ये थे सारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा कोई सॉल्यूशन जो रॉल्ड लॉ को फॉलो ना करे, P1 और P1 नॉट का वैल्यू आपका इक्वल नहीं आना चाहिए, डेल्टा वी डज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो, फोर्स वो भी क्या होगा? इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब
जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फिर अगेन दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। क्या है, कहता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन। हाँ, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है जो निगेटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, देखो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब हमेशा जो भी इसको मिलेगा वो क्या होगा, ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई सॉल्यूशन जो राउल लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है थोड़ा समझिए। अब देखो होता क्या है, इसमें जो हम लोग सॉल्यूशन का प्रेशर निकालते हैं बच्चों, वो हमेशा ज्यादा होता है किसके, P1 नॉट और X1 के। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव डेविएशन तभी शो करेगा जब आपका सॉल्यूशन में लगने वाला प्रेशर है वो ज्यादा होगा किससे, P1 नॉट और X1 के। सॉल्यूशन में लगने वाला प्रेशर P1 नॉट और X1 के बराबर होगा तो वो कैसा होगा, नॉन आइडियल होगा। और कैसा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। आइए इसको हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। कह रहा है कि इफ द vapor pressure of the solution is higher than that of Raoult law, then it show पॉजिटिव डेविएशन। हाँ, साफ साफ लिखा है कि अगर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है यानी P1 है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। किसके हिसाब से, राउल लॉ के हिसाब से। तो सॉल्यूशन का प्रेशर है राउल लॉ के हिसाब से अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सो पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन में बच्चों हर चीज की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाएगी। हाँ, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेल्टा एच जीरो था, डेल्टा एच की वैल्यू जीरो से बढ़ जाएगी यानी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसमें डेल्टा वी जीरो था, डेल्टा वी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे ए में लगने वाला फोर्स जो होगा और बीबी में लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा किसके, ए बी में लगने वाले फोर्स पे। ठीक है, तो जितनी वैल्यू हम लोगों ने वहां पे पढ़ी थी इक्वल था। अब पॉजिटिव डेविएशन में हर पॉजिटिव का मतलब बढ़ जाना। हाँ, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, डेल्टा इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, सॉलिड और सॉल्वेंट का इंक्रीज करता है सॉल्यूशन के मुकाबले। ठीक है, अब आइए सभी चीजों को बारी बारी से हम लोग समझते हैं। ओके, देखो यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, देखो डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो का मतलब है बच्चों वहां पे जो हीट, जहाँ पे जो हीट होगा, हाँ वहां पे जो इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, इसमें जो हीट होगा, हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब वो क्या है, आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। यानी ये जो सॉल्यूशन इसको मिलाएंगे वो आपस हीट एब्जॉर्ब होगा। ओके, और डेल्टा वी जीरो का ग्रेटर देन जीरो का मतलब, डेल्टा वी जीरो का मतलब होता है जो आपका बच्चों फाइनल वॉल्यूम आएगा हमेशा क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा ही होगा। ठीक है, आइए इसका एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो यहाँ पे मान लो अगेन कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये अभी हम लोगों ने पहले एग्जांपल लिया था। हाँ, देखिए यहाँ पे देखेंगे जो V2 है, V2 क्या है, 51 है और V1 क्या है, 50 है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे V2 क्या है, 51 और V1 क्या है आपका 50। तो हमेशा जो है यहाँ पे आपका फाइनल वॉल्यूम आता है वो इनिशियल वॉल्यूम से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है बच्चों वो ज्यादा होता है किसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, इसका यही मीनिंग निकल के आता है। ओके, चलिए कुछ बातें और इसमें बता देना चाहते हैं, समझिए। यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट में लगने वाला फोर्स है वो ज्यादा होता है, सॉल्यूशन में फोर्स क्या होता है, कम होता है ना। अगर पढ़ेंगे तो क्या लेकर पढ़ोगे इसको, ए बी इज लेस देन, ये किसका साइन है, यहाँ पे ए बी के कंपेयर करेंगे, ए बी इज लेस देन, यानी जो इसमें सॉल्यूशन में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों वो क्या करता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करने का क्या मतलब है, हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करने का मतलब क्या, थोड़ा समझिए। देखो मान लो कोई कंटेनर है आपके पास, ओके, मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है। ओके, इस कंटेनर में मान लीजिए आपने क्या करा, ढेर सारे गैस मॉलिक्यूल को भर दिए। ओके, अब गैस मॉलिक्यूल को भर दिए, अब होगा क्या, अगर इन मॉलिक्यूल के बीच में
इन मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ क्या रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करने का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करने का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर जाएंगे। बच्चों जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, मॉलिक्यूल जब दूर दूर जाते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए जो उसका नेट वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, एक बात और है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता है। बच्चों जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब कहीं ना कहीं जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा मात्रा में बन रहे हैं। मॉलिक्यूल अगर ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इस वजह से बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन का डिक्रीज कर जाता है। इससे जो टोटल प्रेशर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। जो टोटल प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा वेपर प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। जब वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, अब ज्यादातर आपका जो पॉजिटिव डेविएशन का यहाँ पे एग्जाम्पल ज्यादा पूछता है। ठीक है, एग्जाम्पल एक बार गौर से देखिएगा एग्जाम्पल क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल क्या है पॉजिटिव डेविएशन का। जब इथेनॉल और एसीटोन के मिलाते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन के मिलाते हैं वो भी आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इथेनॉल और वाटर के मिलाते हैं वो भी क्या होता है, आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो एग्जाम में भी सवाल आते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो नॉन आइडियल का एग्जाम्पल है, या कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, अगर बात कर देते हैं ग्राफ के बारे में, तो ग्राफ अभी हम लोग कुछ देर पहले ही प्लॉट किए थे ना। तो ग्राफ हम लोग किस तरीके से प्लॉट किए थे, हम लोगों ने ग्राफ किया था ये वाला, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना, इसी ग्राफ को हम लोग क्या किए थे, इसी ग्राफ को हम लोगों ने प्लॉट किया था। ठीक है, ये ग्राफ था। लेकिन आप गौर से देखेंगे यहाँ पे गौर से देखेंगे एक आपको यहाँ पे थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्राफ जैसे कुछ उठा उठा सा है। हाँ, जो ग्राफ देखिए यहाँ पे जो नेट ग्राफ है क्या थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, ग्राफ जो है इंक्रीज किया है, इसका मतलब ये जो वेपर प्रेशर क्या है, बढ़ा है। वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है तो जो ग्राफ है बच्चों, जो दो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ग्राफ क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो देखो यहाँ पे ए का वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, अगर बी का वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। तो वेपर प्रेशर बढ़ता है तो स्ट्रेट ना जाके थोड़ा सा वो कर्व हो जाता है। ठीक है, ये इसके ग्राफ के बारे में था। अब ये पढ़ लेते हैं हम लोग इसके बारे में, आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो निगेटिव डेविएशन। ठीक है, वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था कि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था। अब ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा, यानी इसका वेपर प्रेशर क्या है बच्चों, कम हो जाएगा वेपर प्रेशर। ठीक है, आइए इसके लॉजिक को भी समझाएं कि क्या होता है भाई। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका निगेटिव डेविएशन शो कब शो करेगा, देखो जब हम लोग सॉल्यूशन का प्रेशर निकालेंगे उसका प्रेशर जो होगा लेस देन आएगा किसके, P1 नॉट x1 के। ठीक है, जो सॉल्यूशन का प्रेशर P1 नॉट x1 से कम आएगा तो वो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। और कौन सा डेविएशन शो करेगा, निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है सारे का सारा वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो जो भी वैल्यूज हम लिख रहे थे सारी वैल्यूज क्या होगी, लेस हो जाएंगी। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इसके अलावा डेल्टा V के वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा। डेल्टा S का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा S का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा सॉल्यूट में लगने वाला फोर्स, सॉल्वेंट में लगने वाला फोर्स वो भी क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा किससे, सॉल्यूशन में लगने वाले फोर्स के। ठीक है, तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन में पढ़ा था, हाँ पॉजिटिव डेविएशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये सारी वैल्यू देखो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, सारी के सारी वैल्यू यहाँ पे आपको डिक्रीज करते हुए दिखाई देती है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन शो कब शो करेगा, ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका टोटल प्रेशर P1 नॉट x1 से कम आएगा वो आपका निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो आइए इसके बाद डिफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई डिफिनेशन क्या कहता है। ठीक है, कह रहा है कि इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ राउट लॉ देन इज टू पॉजिटिव डेविएशन। साफ साफ यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, लेस होगा किससे, राउट लॉ के हिसाब से। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा राउट लॉ के हिसाब से कम होगा, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल शो आपका निगेटिव डेविएशन। ठीक है, निगेटिव डेविएशन में जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 0 होगा, उससे कम होगा। ठीक है, 0 से कम होने का मतलब क्या है, 0 से कम होने का मतलब यह है बच्चों जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो कम होगा किससे, इनिशियल वॉल्यूम से। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाँ इस पहले हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा था। ठीक है,
लेकिन इस वाले केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो फाइनल वॉल्यूम होगा इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा। ओके, इससे हम थोड़ा सा एग्जांपल की मदद से समझाते हैं, थोड़ा समझिए। देखो, मान लीजिए ए कोई सॉल्यूट है, ओके, बी हमने क्या कोई सॉल्वेंट ले लिया, और जब मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ओके, आगे के एग्जांपल ले लो। मान लीजिए हमने 10 ml लिया, क्या 10 ml लिया आपका सॉल्यूट, और 40 ml क्या ले लिया हमने, सॉल्वेंट ले लिया, और जो वॉल्यूम निकल कर आता है बच्चों वो आता है कितना, 49 ml मान लो इसका वॉल्यूम बन के आता है। ठीक है, ये कौन सा वॉल्यूम है आपका, फाइनल वॉल्यूम है, और ये दोनों वॉल्यूम कितने हैं आपके, इनिशियल वॉल्यूम, यानी आपके क्या है, V1 की वैल्यू दी गई है। तो डेल्टा V क्या निकालोगे, V2 माइनस V1, और V2 का वैल्यू कितना है 49, और V1 का वैल्यू कितना है 50, तो वैल्यू क्या आएगी -1 ml। -1 का मतलब क्या होता है, -1 का मतलब होता है उसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, दो मतलब निकलता है। एक तो जो फाइनल वॉल्यूम आता है वो इनिशियल वॉल्यूम से क्या होता है, कम होता है। आप देख सकते हैं जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से क्या है आपका, कम है ना। यानी कि आपका जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका निगेटिव डिविजन शो करेगा। निगेटिव डिविजन कब शो करेगा, जब दोनों का वॉल्यूम मिलाने से नेट वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। बच्चों याद रखिएगा, वॉल्यूम कम क्यों हो जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है आपका, इंक्रीज कर जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम अगर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है, कम हो जाता है। इस रिलेशन को याद रखे रहना। ठीक है, अगर कोई पूछ लिया कि भाई शुरू में तो 50 ml था लेकिन मिस करने के बाद 49 ml हो गया, ऐसा क्यों, अब बोलिएगा मिस करने के बाद इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो पार्टिकल पास पास आएंगे, पार्टिकल पास पास आएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब डेल्टा एस 0 का मतलब क्या है, डेल्टा एस लेस देन 0 का मतलब ये होता है वो प्रोसेस कैसा है, आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हीट रिलीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है, हाँ सॉल्यूशन में लगने वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है। सॉल्यूशन में लगने वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन में लगने वाला फोर्स जो होता है वो ज्यादा होता है किसके, ए और बी में लगने वाले फोर्स के। अब यहाँ पे अगर सॉल्यूशन में लगने वाला फोर्स बच्चों इंक्रीज करेगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज करता है तो याद रखिएगा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इस वजह से जो टोटल प्रेशर आता है वेपर प्रेशर क्या आता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी नॉन आइडियल सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन के बारे में। अगेन इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, तो एग्जाम्पल याद रखे रहिएगा। तो कौन कौन से ऐसे आपके एग्जाम्पल है जो आपके निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। हाँ, पहला है आपका फेनॉल और एनिलीन। हाँ, फेनॉल और एनिलीन को जब आप मिलाते हैं तो आपका निगेटिव डेविएशन शो करता है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और नाइट्रिक एसिड और वाटर, ये आपके निगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। ठीक है, देखो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 ml क्लोरोफॉर्म को, ठीक है, 40 ml 10 ml क्लोरोफॉर्म को 40 ml एसीटोन में मिलाते हैं, जो नेट वॉल्यूम आता है, जो नेट वॉल्यूम आता है वो कितना आता है, नेट वॉल्यूम आता है मान लीजिए वो 40-50 तो 49.9 ml आता है, कितना 49.9 ml। ओके, तो बताइए कौन सा डेविएशन शो करेगा। ठीक है, कहता है अगर 10 ml क्लोरोफॉर्म को 40 ml एसीटोन में मिलाते हैं तो उसका जो नेट वॉल्यूम आता है 49.9 आता है, या फिर बोल दीजिए जो नेट वॉल्यूम आता है वो लेस देन क्या आता है, 50 होता है। तो बताइए कौन सा डेविएशन शो करेगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम 50 है, लेकिन मिलाने के बाद क्या आ रहा है, 50 से कम आ रहा है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम से जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा तो कैसा होगा, निगेटिव डेविएशन शो करेगा। मैंने यहाँ बताया था। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप टोटल वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम से कम आएगा तो आपका निगेटिव डेविएशन शो करेगा। वो एग्जाम में सवाल आता है कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन को मिलाते हैं उसका वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा कम होता है। इसका रीजन भी पूछता है, इसका रीजन भी पूछता है क्यों, क्योंकि भाई मिलाने के बाद इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज कर जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करने की वजह से इनका वॉल्यूम क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि बच्चों ये दोनों मिला लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है। ओके, चलिए तो अब इसके बाद ग्राफ को भी थोड़ा देख लीजिए।
ग्राफ में ज्यादा कुछ है नहीं। जो पॉजिटिव डेविएशन में देख रहे थे ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा था, नेगेटिव डेविएशन में चूंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया है तो ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो बस बेसिकली जो हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था, आइडियल सॉल्यूशन से इसका जो ग्राफ है थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, बाकी आगे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने के बाद अब आइए हम तो जान लेते हैं भाई कि एज़ोट्रॉप क्या होता है, और एज़ोट्रॉप को हम लोग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए इसके भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एज़ोट्रॉप क्या होता है या फिर एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही नया है, बहुत ही मजेदार है, कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से पढ़िए। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, मान लो हमने कोई कंटेनर ले लिया। ठीक है, एक हमने क्या ले लिया, कंटेनर। ठीक है, चलो इस कंटेनर में मान लीजिए आपने यहां तक पानी भर दिया, यहां तक क्या है, पानी है। ओके, इस कंटेनर में इतना हिस्सा क्या है भाई, इतना हिस्सा क्या है, वाटर है। ओके, और इतना हिस्सा क्या है, मान लीजिए आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, यहाँ पे ले सपोज अल्कोहल ले लिया, क्या ले लिए, अल्कोहल। तो यानी जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया हुआ है, सॉल्यूशन में हमने दो तरह का लिक्विड लिया है, एक है आपका वाटर, दूसरा क्या है आपका अल्कोहल। ठीक है, कुछ बातें और जान लीजिए इसमें। अब हमें पता है बच्चों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.37। कितना होता है आपका, 78.37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अल्कोहल और वाटर को अलग करना है। क्या करना है, अल्कोहल और वाटर को अलग करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, हीट करेंगे ना। हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने से क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपर में कन्वर्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी जब इसको हीट करेंगे तो किसका वेपर बनेगा, सबसे पहले अल्कोहल का वेपर बनेगा। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल जब पूरा वेपराइज हो जाएगा, तो जब हम और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बाद में जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका वेपर क्या होगा, बाद में बनेगा। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन को जब हम लोग हीट कर रहे थे तो सबसे पहले अल्कोहल बॉयल हुआ और वाटर बॉयल हुआ। कहने का मतलब ये है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इस सॉल्यूशन हमने क्या किया, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीज कर गया। लेकिन जब हमने इसके थोड़े कंपोजिशन में बदलाव किया, बदलाव क्या किया, बदलाव ये किया जब हम लोगों ने यहाँ पे 95% अल्कोहल लिया, 95% अल्कोहल लिया, और हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे 5% वाटर। क्या, 95% अल्कोहल और 5% वाटर लिया, तो हमने देखा चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या होगा, चमत्कार ये हो गया बच्चों, जब 95% अल्कोहल और 5% वाटर लेने के बाद हमने हीट किया, तो हमने हीट करने के बाद देखा कि यहाँ पे वाटर और अल्कोहल दोनों का वेपर साथ में बन रहा है। क्या, हमने जब इसको यहाँ पे 95% अल्कोहल और 5% वाटर लिया तो हमने ये देखा कि दोनों का वेपर साथ में बन रहा है। दोनों का वेपर साथ बनने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, सेम हो गया है। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, ऐसा कोई मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक मिक्सचर। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है सॉल्यूशन में, लेकिन एक जब फिक्स कंपोजिशन, फिक्स मात्रा मिला देंगे, फिक्स मात्रा में हम लोगों ने देखा कि दोनों के वेपर साथ बन रहे हैं, यानी इस मात्रा में दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। तो ऐसा कोई मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या होता है आइसोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हैविंग सेम कंपोजिशन in liquid and vapor phase and boiled at constant temperature are called azeotrophs। ना साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि ऐसा दो लिक्विड का मिक्सचर जिसका जो बॉयल होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, सब बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आइसोट्रॉप्स की और क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी होता है इनका जो कंपोजिशन होता है लिक्विड और वेपर फेज में वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, कंपोजिशन जो लिक्विड और वेपर फेज में होता है वो सेम होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है थोड़ा ये डायग्राम में समझाते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए
यहाँ पे वाटर और अल्कोहल ली है, ठीक है। मान लो अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन क्या है आपका XA है, ठीक है, और वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या है आपका XB है, ठीक है। और XA और XB क्या है, अल्कोहल और वाटर का मोल फ्रैक्शन है किसमें, सॉल्यूशन के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे मान लो जो इसका वेपर अल्कोहल का वेपर का मोल फ्रैक्शन क्या मान लेते हैं YA, और वाटर का जो वेपर बन रहा है उसका क्या मान लेते हैं YB, ठीक है। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर की खास बात क्या होता है, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर की खास बात ये होता है बच्चों, जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड में होता है वही मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका वेपर के फेज में होता है। अगर इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे लिक्विड के फेज में तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वेपर के फेज में बराबर होगा, ठीक है। यानी कि एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर की एक खास बात ये होती है, जो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन होता है वही आपका वेपर का भी मोल फ्रैक्शन होता है, कोई भी कंपोनेंट है चाहे A और B, ठीक है। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर में लिक्विड और वेपर दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम होता है, इसलिए ये एज़ोट्रॉप मिक्सचर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एज़ोट्रॉप्स होते हैं उनका जो यहाँ पे कंपोजिशन होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, वेपर और लिक्विड फेज में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और गहराई से समझना है तो मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए XB का मोल फ्रैक्शन है कितना 0.4, ठीक है, और XA का मोल फ्रैक्शन है कितना आपका 0.6, ठीक है। तो XB और XA इनका मोल फ्रैक्शन है लिक्विड के फॉर्म में, जिसका वेपर बना, वेपर का जब हमने मोल फ्रैक्शन निकाला तो भाई हमने देखा इसका भी मोल फ्रैक्शन क्या है 0.6 है, इसका भी मोल फ्रैक्शन क्या है 0.4, ठीक है। तो ऐसा कोई मिक्सचर जिसमें लिक्विड का मोल फ्रैक्शन और वेपर का मोल फ्रैक्शन इक्वल हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को भी समझ लो। कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ एज़ोट्रॉप्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एज़ोट्रॉप्स के जो कंपोनेंट है, जिन चीज से एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया गया है, उनको हम कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों भाई, क्यों हम लोग अल्कोहल और वाटर के को अलग, बिल्कुल अलग क्यों नहीं कर पाते, आइए समझते हैं। देखो होता क्या है, अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया था कि अल्कोहल और वाटर को जब आप हीट करेंगे तो आपको अल्कोहल के वेपर देखने को मिलेंगे और वाटर के वेपर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो वेपर भी क्या होगा, साथ बनेगा। अब ये बताओ, दोनों के वेपर साथ साथ बनेंगे तो क्या उसको अलग कर पाएंगे, जी नहीं। इसी वजह से जो आपके एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं उसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यानी इसको हीट करने से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उनके वेपर साथ में बनते हैं। वेपर साथ में बनता है तो दोनों को सेपरेट करना अलग होता है, ठीक है। दो फिर से बता देते हैं भाई कि एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। ऐसा कोई मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, उसको बोलते हैं एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का बच्चों जो आपका लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन होता है और वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। और इनके पार्टिकल को कभी भी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल सेम हो जाता है, ठीक है। ये बात थी आपके पूरे के पूरे एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में, ओके। चलिए अब एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के टाइप्स की बात करेंगे तो जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। अब मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप क्या होता है, आइए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए अगेन हमें क्या करना है भाई, एक कंटेनर बनाना है, ओके। एक कंटेनर ले लिए, चलिए अब कंटेनर लेने के बाद क्या करते हैं, कंटेनर लेने के बाद हमने क्या करते हैं, इसमें हम लोग वाटर ले लेते हैं, ठीक है। कंटेनर लेने के बाद हम क्या लेते हैं, मान लीजिए इतने हिस्से में हमने क्या ले लिया है, वाटर लिया हुआ है, ओके। और इतने हिस्से हमने क्या ले लिया है, इथेनॉल। क्या ले लिया है, इथेनॉल, ओके। अब हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। इथेनॉल यानी कि अल्कोहल, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपका 78.37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। देखो तो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपका इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है। अगेन कुछ कंडीशन लेते हैं, कंडीशन क्या होगा, अगर हम वाटर को रखेंगे कितना 5% वाटर लेंगे, इथेनॉल कितना लेंगे, इथेनॉल कितना लेंगे आपका 95%। तो अभी आपको कुछ देर पहले ही बताए थे, जब हम लोग 5% वाटर लेते हैं और 95% इथेनॉल लेते हैं तो वो कौन सा मिक्सचर फॉर्म करता है बच्चों, वो आपका एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करता है, ठीक है।
अब आइसोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या होता है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, लेकिन हम देख सकते हैं भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.37 डिग्री है। ठीक है, तब अगर आइसोट्रॉपिक मिक्सचर होगा तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। और जब हमने यहाँ पे इनके इथेनॉल और वाटर को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, वो सॉल्यूशन का हमने जब बॉइलिंग पॉइंट देखा बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना निकल कर आता है, वो होता है 78.15 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 78.15 डिग्री सेल्सियस। आपको देखो ये सब डाटा आपको याद नहीं करना है, बस समझना है कि हाँ कितना क्या होता है। ठीक है, तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, वाटर का इतना होता है, लेकिन जब हम दोनों को मिक्स किए, मिक्स करने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट आता है सॉल्यूशन का वो कितना होता है, 78.15। अब देखिए ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों से ज्यादा है कि इन दोनों से कम है, हाँ मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकल कर आता है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज्यादा है कि कम है, तो गौर करेंगे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इन दोनों से कम है। तो यही होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप। क्या होता है, कहता है कि ऐसा कोई आइसोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों इन दोनों से क्या होता है, कम होता है। अगेन ऐसा कोई आइसोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है इसके प्योर कंपोनेंट से कम होता है, उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप बोला जाता है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन के ऊपर पढ़ लेते हैं कि डिफिनेशन क्या कहना चाहता है। क्या कह रहा है भाई, कहता है कि द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड whose boiling point is less। हाँ, कह रहा है कि दो लिक्विड का मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। किससे कम होता है, देन आइदर ऑफ द टू प्योर कंपोनेंट, जो हम लोगों ने दो प्योर कंपोनेंट अल्कोहल और वाटर लिया था, अगर उन दोनों से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम का मतलब भी होता है, मिनिमम का मतलब वो क्या होता है, कम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम हो। तो ऐसा कोई आइसोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, प्योर कंपोनेंट से कम हो। ठीक है, तो प्योर कंपोनेंट कौन है, इथेनॉल और वाटर यहाँ के प्योर कंपोनेंट है, मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन का जब बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के कंपैरिजन में कम आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप होता है। ठीक है, अब आपको एक सवाल मन में आना चाहिए कि सर सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम कैसे आ गया। होता क्या बच्चों, जब इन दोनों को मिलाते हैं, मिलाने की वजह से इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करने की वजह से ऐसा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ओके, तो ये है इसका रीजन, क्योंकि अट्रैक्शन इनमें कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, चलिए, तो एक चीज और पूछा जाता है, एक चीज और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, कहता है कि जो मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स होते हैं वो राउल्ट लॉ से कौन सा डेविएशन शो करते हैं। यानी जो मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स होता है बच्चों वो क्या होता है, वो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट लॉ से। ठीक है, तो नाम तो है मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है कम, कम का उल्टा क्या होता है, लार्ज, लार्ज। ठीक है, तो जो मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स होते हैं वो आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ओके, तो एग्जाम में पूछा जाता है जो मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स होता है वो कौन सा डेविएशन शो करता है, बोलेंगे सर वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। नाम है कम लेकिन ज्यादा याद रखना, उल्टा याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। ओके, ये था मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स का डिफिनेशन। अब इसका उल्टा है आपका कैसा, इसका उल्टा आपका मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप। ठीक है, तो जो मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स का हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा था, इसी का उल्टा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप। ये क्या होता है, देखो अगेन एग्जांपल लेंगे। हाँ, कोई मान लिया हमने कोई दो चीजों का मिक्सचर लिया, मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इन दोनों से ज्यादा आ जाए। ठीक है, जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ज्यादा आ जाता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप। ठीक है, आइए एक एग्जांपल की मदद समझाते हैं तब समझेंगे। ओके, तो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स का क्या एग्जांपल है, एग्जांपल ले लिया, अगेन एक कंटेनर ले लें। ओके, इस कंटेनर में आप क्या ले लीजिए, कंटेनर में ले लीजिए आप दो चीजें। पहला चीज तो ले लो भाई पानी, ठीक है, और दूसरा चीज क्या ले लिया आप, नाइट्रिक एसिड। क्या ले लेंगे, आपका नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड का आपको फार्मूला पता है, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है HNO3, आपका नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है। ठीक है, अब सुनिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपको पता ही है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस जब ये प्योर फॉर्म में होता है। और नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है जब ये प्योर फॉर्म में होता है वो कितना होता है बच्चों,
83 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 83 डिग्री सेल्सियस। ओके, लेकिन जब हम लोग नाइट्रिक एसिड को कितना लेते हैं? जब हम लोग नाइट्रिक एसिड को लेते हैं कितना? 68% और वाटर को क्या लेते हैं? 32%। ठीक है, जब हम लोगों ने एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार किया जिस सॉल्यूशन में हमने 32% क्या लिया? पानी, और 68% लिया क्या? नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या फॉर्म करता है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यानी कि इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था, पानी के बॉइलिंग पॉइंट था 100, नाइट्रिक एसिड का 83। जब हम दोनों को ने मिलाया, मिलाने के बाद देखा इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? सेम हो गया। और मिलाने के बाद जो इनका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जब हम लोग ने बॉइलिंग पॉइंट चेक किया बच्चों, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना निकल कर आता है? आपका आता है 120.5। 120.5 डिग्री इसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट निकल कर आता है। ठीक है, तो देख सकते हैं जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा कोई एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है उनके प्योर कंपोनेंट से क्या होता है? ज्यादा होता है, उसी को बोला जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बोला जाता है। ठीक है, अगेन अब बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज क्यों कर दिया? जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज तभी करता है जब मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है? इंक्रीज करता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो आइए पढ़ लेते हैं भाई कि मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या कहता है। कहता है कि इफ द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड whose boiling point is higher than either of the two pure component। ना कह रहा है कि दो लिक्विड का मिक्सचर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए? उसके प्योर कंपोनेंट से ज्यादा हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। नाम में ही है भाई, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? हाँ, मैक्सिमम का मतलब ही होता है भाई क्या? ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? उसके प्योर कंपोनेंट से ज्यादा हो जाए, उससे बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कौन सा डेविएशन शो करेगा? हाँ, मिनिमम वाला पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था, लेकिन जो मैक्सिमम होता है वो जो निगेटिव डेविएशन शो करता है। आपको बताया ना, उल्टा याद करना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि such azeotropic mixture show large negative deviation from राउल्ट लॉ। ठीक है, अगर आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स होता है वो राउल्ट लॉ से कैसा होता है? निगेटिव डेविएशन शो करता है। तो बार बार एग्जाम में आता है कि मिनिमम वाला क्या शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन, और मैक्सिमम वाला क्या होता है? निगेटिव डेविएशन शो करता है। इसका रीजन भी बता दे रहे हैं। क्योंकि बच्चों मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज करता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा बच्चों तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इंक्रीज करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, वेपर प्रेशर घटेगा तो निगेटिव डेविएशन शो करता है। ये था आपका पूरा एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में। ठीक है, चलिए अब आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इसमें कई सारे क्वेश्चन आए गए हैं। अब जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा पेयर है, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बेंजीन और टॉल्यूइन है आइडियल सॉल्यूशन है, हेक्सेन हेप्टेन ये भी आइडियल सॉल्यूशन है, एथाइल क्लोराइड एथाइल ब्रोमाइड ये भी आपके आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन में आपको 3 एग्जाम्पल लिखवाए गए थे, तीनों के तीनों आइडियल सॉल्यूशन है। बी वाला आपका क्या है? नहीं है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा आइडियल सॉल्यूशन नहीं है? बी वाला। ठीक है, नाइट्रिक एसिड और जो वाटर होता है वो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल और एसीटोन। ठीक है, एसीटोन और इथेनॉल जो होता है इनका जो सॉल्यूशन होता है और राउल्ट लॉ को फॉलो करता है या फिर आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है या फिर निगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ा है कि इथेनॉल और एसीटोन एक इसका जो मिक्सचर होता है वो आइडियल सॉल्यूशन तो होता नहीं। आइडियल सॉल्यूशन में हम लोगों ने 3 ही पढ़ा था, ये तो कोई डिफरेंट है, यानी कि ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा तो राउल्ट लॉ का फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब दोनों ऑप्शन क्या हो गए? कट हो गए। अब ये बचा आपका ये जो इथेनॉल और एसीटोन होता है वो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। नॉन आइडियल में भी 2 होते हैं, एक होते हैं कौन से? पॉजिटिव वाला, एक होता है कौन सा? निगेटिव वाला। ठीक है, तो इथेनॉल और एसीटोन आइए आपको एक बार दिखा देते हैं। इसमें इथेनॉल और एसीटोन कहाँ दिया है? ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव में इथेनॉल और एसीटोन कहा गया। ये देखिए। ठीक है,
इथेनॉल और एसीटोन ना, इथेनॉल और एसीटोन कौन सा डेविएशन में था, एग्जांपल देख लीजिए। हाँ, इथेनॉल एसीटोन कौन सा, नॉन आइडियल, सो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, इथेनॉल और एसीटोन बच्चों इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। ओके, तो आप क्या लगाएंगे, जो आपका इथेनॉल और एसीटोन होता है वो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, कहाँ से, राउल्ट लॉ से। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए कि जो भी एग्जांपल दिए गए हैं वो एग्जांपल पहले समझो आइडियल है कि नॉन आइडियल। अगर नॉन आइडियल है तो उसमें पॉजिटिव वाला है कि नेगेटिव वाला, उसको आप अच्छे से लर्न किए रहिएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड अगला सवाल है, क्या कह रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म इन दोनों का अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा, बताइए। वो आपका राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा कि आइसोटोपिक मिक्सचर बनाएगा, कि पॉजिटिव डेविएशन जो करेगा, कि नेगेटिव डेविएशन जो करेगा। ठीक है, अब देखो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म होता है बच्चों, वो कैसा होता है, वो आपका एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कौन सा होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ये कैसा होता है आपका, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिलता है तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम आपको दिखा भी देते हैं नेगेटिव डेविएशन वाला, एक बार ओपन भी कर दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाएगा। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का है नेगेटिव डेविएशन यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो होता है वो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल होता है, आप देख भी सकते हैं। नेगेटिव डेविएशन में हमने क्या लिया है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। तो अगर आपने एग्जांपल कोई अच्छे से कर लिया तो एग्जांपल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, सवाल को आप आसानी से कर लेते जाएंगे। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। दो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 मोल ऑफ लिक्विड ए and 2 molar liquid B make a solution having total vapor pressure 40 torr। देखो क्या कह रहा है कि A और B को मिलाते हैं, A और B को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है। इस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो कितना दिया है, 40 टॉर। ठीक है, ये इसका टोटल प्रेशर है। फिर क्या कह रहा है, फिर आगे कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ A and B आर 45 and 30। ठीक है, कह रहा है कि ए का वेपर प्रेशर कितना है, 45 है, और बी का वेपर प्रेशर कितना है, आपका 30 है। ठीक है, अब तो इसने इंफॉर्मेशन देख के बताना है कि जो भी आपका सॉल्यूशन बना है वो सॉल्यूशन आइडियल है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है, या कि मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनाता है। ठीक है, अब थोड़ा डाटा में देखो क्या चेंज आया है। देखो ए और बी का प्रेशर कितना है, 45 और 30। ए और बी का वेपर प्रेशर क्या है, 45 और 30। लेकिन जब इसको मिक्स करते हैं बच्चों, मिक्स करने के बाद टोटल प्रेशर क्या आ रहा है, देखिए 40 आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो टोटल प्रेशर है इन दोनों से कम है। भाई ये प्रेशर इसका ज्यादा है, 45 है, लेकिन टोटल प्रेशर क्या है, कम है। याद रखिएगा, जब प्रेशर, वेपर प्रेशर बच्चों, वेपर प्रेशर जब घट जाता है इसका मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो याद रखिएगा वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। कौन सा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ओके, तो जब टोटल प्रेशर इनके मुकाबले कम आएगा तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूशन का डिक्रीज कर जाता है। नेगेटिव डेविएशन क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन मिक्सिंग 10 ml ऑफ एसीटोन विथ 50 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर हम लोग 10 ml एसीटोन और 50 ml क्लोरोफॉर्म के मिलाएंगे तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, देखो एसीटोन को मिला रहे किसमें, क्लोरोफॉर्म में। ठीक है, एसीटोन कितना लिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 ml। ओके, क्लोरोफॉर्म कितना लिया है, 50 ml। ओके, जनरली हमें पता है कि 10 और 50 मिलाएंगे, हर कोई बोलेगा कि भैया 60 ml आएगा तो 60 ml आंसर लगा के चले आओगे। ठीक है, लेकिन इस चीज का ध्यान देना है बच्चों, जो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिला रहे हैं वो कौन सा सॉल्यूशन बनाता है, हाँ, वो आपका बनाता है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कौन सा डेविएशन शो करता है, मैं बताया था एसीटोन और क्लोरोफॉर्म होता है वो आपका नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। नेगेटिव डेविएशन में याद रखिएगा हमेशा जो टोटल वॉल्यूम आता है, जो इसका टोटल वॉल्यूम आता है हमेशा लेस देन क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, क्योंकि भाई 10 और 50 क्या होगा, 60 होगा। तो मिलाने के बाद जो टोटल वॉल्यूम होता है वो क्या होगा, 60 से कम आता है, तो क्या करेंगे, 60 से कम आएगा। ठीक है, बस एक चीज का बस ध्यान देना है, अगर जो भी एग्जाम्पल दिया गया है वो एग्जाम्पल अगर आपका नेगेटिव डेविएशन का है, नेगेटिव डेविएशन में जो टोटल वॉल्यूम होता है क्या, वो 60 से कम आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम को टाइप का क्वेश्चन है,
कह रहा है कि ऑन मिक्सिंग 30 ml ऑफ एसीटोन एंड 20 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज। अब तो आप लोग बता दीजिए, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन लिया था 10 और 50 ml और इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है, 30 और 20 ml लिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है भाई ये आपके नेगेटिव डेविएशन करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे तो जो भी वॉल्यूम होगा क्या होगा, हमेशा कम ही होगा। ठीक है, तो 30 और 20 क्या होता है, 50 होता है। 30 और 20 कितना होता है भाई, 50 होता है। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, 50 से कम आएगा। 50 से कम आएगा तो कौन सा होगा, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपके कहीं ना कहीं आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन से क्वेश्चन आए गए हैं, बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या थोड़ा सा बदल दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, कह रहा है कि द सिस्टम दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। क्या कह रहा है कि इनमें से जो भी एग्जांपल दिए गए हैं कौन सा ऐसा है जो आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाता है। ठीक है, देखो हमें पता है कि मैक्सिमम बॉइलिंग कौन बनाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप कौन बनाता है बच्चों, जो निगेटिव डेविएशन शो करता है। क्या होता है, जो निगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, ऐसा कोई सॉल्यूशन जो आपका निगेटिव डेविएशन शो करता है वो आपका बनाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। अभी कुछ देर पहले बताते हैं, मैक्सिमम होगा तो नेगेटिव शो करेगा, मिनिमम होगा तो पॉजिटिव डेविएशन करेगा। ठीक है, बस आपको देखना है कि इन्हीं में से कौन ऐसा है जो निगेटिव डेविएशन शो करता है। अभी कुछ देर पहले ही पढ़ के आए थे, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो होता है बच्चों आपका निगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसका सही आंसर क्या हो सकता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। क्या कह रहा है कि एन एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैज बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ देम व्हेन इट। देखो कह रहा है कि एक एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन है, उस एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या हो, वो ज्यादा है दोनों से। हमें पता है एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन का अगर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो क्या बनाता है, वो बनाता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। क्या बनाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप है बच्चों तो कौन सा डेविएशन शो करेगा, वो आपका नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा है तो क्या होगा बच्चों, वो आपका नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, यानी सी क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। इसी का उल्टा पूछा है। क्या कह रहा है कि एक एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन है लिक्विड का जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो आपका कम है दोनों लिक्विड से। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो क्या बनाता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो बनाता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाता है। और मिनिमम होगा तो कौन सा डेविएशन शो करेगा, आपका पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका पॉजिटिव डेविएशन, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपके एजोट्रॉप के डिफिनेशन से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो इतनी सारे क्वेश्चन थे जो आपके आज के टॉपिक से रिलेटेड आए थे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही था। और जितनी भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़े हैं बच्चों, उस टॉपिक का डिफिनेशन पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, प्रॉपर्टीज पढ़ लेना और एग्जाम्पल पढ़ लेना। आपने देखा हुआ इतने सारे क्वेश्चन आए, सारे के सारे एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आई होप सो वीडियो को अच्छा लगा होगा। कोई भी पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आया कमेंट करिएगा, उसकी मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। और जितने भी मैंने आपके चैप्टर्स पढ़ाए हैं, टॉपिक्स पढ़ाए हैं, उससे रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो हर वीडियो के लिंक में पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप अच्छा सा नोट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। हैव अ गुड डे।